ओके स्टूडेंट, तो आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। तो सबसे पहली बात यही है कि करंट क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये तुमने पढ़ा ही होगा 10th क्लास के अंदर भी। तो करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम के। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कोई वायर बना रखी है, उस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और मान लो उसमें से सपोज 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए 1 सेकंड में, तो करंट की वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे पास। अगर मान लो उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए 1 सेकंड में, तो करंट की वैल्यू अब ज़्यादा आ जाएगी। मतलब करंट किसके इक्वल होता है? आई इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अगर ज़्यादा चार्ज पास कर गया टाइम में, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। करंट इज इक्वल टू द, ये लिख भी रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे ही होता है ना। तो ये करंट को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ओके, एंड यूनिट करंट के क्या आ जाएंगे? चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, टाइम के सेकंड होते हैं। तो ये यूनिट आ गए करंट के, दिस इज द कूलम पर सेकंड, और इसको एम्पियर बोलते हैं। एंड करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर होता है। और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे किसी वायर में से अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम सपोज कर सकते हैं कि मान लो 1 एम्पियर, अगर सपोज उसने दे रखा है ना 1 एम्पियर करंट, तो हमने आई की वैल्यू तो 1 होगी, और हम मान लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास कर गया। अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी इस फॉर्मूले में पुट करके, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में पास कर रहा है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज इस वायर से निकल गया है। और हमने बताना क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब 1 एम्पियर करंट निकलेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि हमें चार्ज पता लग गया है, अब इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल आएगा। तो ये हम जानते हैं कि इतने कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इतने कूलम चार्ज के अंदर। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे लिख रखा है उसने, ये वाली वैल्यू जो है तुम्हें याद ही होगी ये वैल्यू। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे जब 1 कूलम चार्ज पास होएगा। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर में। इन 1 सेकंड भी यहाँ लिखना चाहिए था उसको, आई थिंक उसने ये लिखा नहीं है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकंड। तो उसके केस में हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो आगे हम जो देखते हैं क्वेश्चन, आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर जैसे इसने एक कंडक्टर बना रखा है, ये कंडक्टर है, ऐसे इसका थोड़ा सा मोटाई दिखा रखी है। तो ये कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका मोशन रैंडम होता है। पहले रैंडम से मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में वो अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जब पहले उनका मोशन रैंडम होएगा, अब क्या होएगा कि जैसे ही इसको यहाँ पर ये बना रखा होगा, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट टी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। पहले क्या था मोशन इनका? पहले मोशन रैंडम था, क्योंकि पहले इन पे कोई फोर्स नहीं ना लग रही थी। तो पहले अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इस तरह से वो हो रहे थे। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन पे क्या लगने लग जाएगी? फोर्स लगने लग जाएगी। अब जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करके पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो नीचे लिख रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन इसी पिछले पेज में, वो वही लिख रखी होगी। ओके, कि जिस वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाएंगे जब हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, और ये फंडामेंटल समझने के लिए इस चैप्टर के ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब जैसे हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है
हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन को हम यूज़ करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मान लो कि u1 u2 u3, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर है, इस बॉडी के अंदर तो बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, ये इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज है। n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं हम कंडक्टर की बॉडी के अंदर। तो u1 u2 u3 ये सारा वेलोसिटीज है n इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन सारी वेलोसिटी का एवरेज कितना हो जाएगा, सारे के सारे n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय n लिख देंगे। और ये वैल्यू उसने लिख रखी है इक्वल टू 0। तो 0 इसलिए लिख रखी है क्योंकि इनिशियल मतलब जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं था उस समय इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटीज थी, जो u1 u2 u3 थी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वो रैंडम थी, मतलब एक अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे। इसलिए वो सारी की सारी वेलोसिटीज का एवरेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा होगा और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 लिख दी है। अब मान लो कि बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटीज ये आ गई v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, और मतलब ये किसी टाइम t1 t2 t3 में, कि पहले इलेक्ट्रॉन के पास v1 है t1 टाइम में, इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास v2 वेलोसिटी आ गई t2 टाइम के बाद, इसी तरह सो ऑन। तो अब इन वेलोसिटीज का एवरेज कितना लिखा जाएगा, सबका ऐड करके डिवाइड बाय अगेन n, और जो टाइम थे अगर इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज भी सबका डिवाइड बाय n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो सबका ऐड करके डिवाइड बाय n। तो उसके बाद ये एक टर्म लिख रखी है जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के बीच का टाइम होता है। जैसे हम देखो ना यहाँ पर इस बॉडी के अंदर तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन शो हो रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर रखी है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बॉडी का कोई भी इलेक्ट्रॉन शो कर रखा है इस कंडक्टर बॉडी का। तो इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और है, ये इलेक्ट्रॉन ने किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया। यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिए ना, तो पहले के साथ कोलाइड किया, उसके बाद दूसरे के साथ कोलाइड किया। तो दोनों के कोलिजन के जितना टाइम लगेगा कोलाइड करने का, उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। उसी को इसने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा होगा, ये तुम इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पहले ही डिफाइन कर दी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो ये मैंने बता ही दिया है, इसको एक बार तुम देख लेना। तो इसके बाद ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी का इक्वल होएगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास। और एवरेज वेलोसिटी हमने पिछले पेज में निकाली थी, वो यही थी कि v1 प्लस v2 अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। और ये v1 v2 v3 ये क्या है, ये तो वेलोसिटीज हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तीसरे इलेक्ट्रॉन की, किसी भी t1 टाइम पर, t2 टाइम पर, t3 टाइम पर। तो हम जानते हैं कि ये वेलोसिटीज जो फाइनल वेलोसिटीज है वो हम क्या लिख सकते हैं, वो हमने पीछे लिखा है, दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v1 की जगह पे u1 प्लस ए टी वन डाल दिया, v2 की जगह पे u2 प्लस ए टी टू डाल दिया, अप टू सो ऑन, इसी तरह से। ओके, और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसमें हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इक्वेशन में। हमने u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un वाली टर्म्स को अलग कर दिया यहाँ पर, ये देख लो, और n को उसके नीचे लिख दिया है, लिख सकते हैं हम ऐसे। और ये a वाली जो टर्म थी, मतलब t1 t2 t3 वाली, इनमें से a कॉमन निकाल लिया है और इसके नीचे भी n आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय n दोनों के नीचे था ना, तो दोनों के नीचे आ गया। फिर हम जानते हैं कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 के इक्वल है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0, पिछले पेज पे लिख रखा है। और ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, दिस एवरेज टाइम ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन दैट वी कॉल द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, वी डी इज इक्वल टू, ये डी इंडेक्स में है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, मतलब एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होएगी, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये इसने यहाँ पे लिख रखा है कि हम जानते हैं कि फोर्स जो होती है, इधर भी लिखा हुआ है इसने कि फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। लेकिन इसके केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू ई, मतलब ई इंटू ई आ गई फोर्स की वैल्यू।
और दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की, ई डिवाइड बाई एम। इसी को हम इधर डाल देंगे, तो डालने के बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये निकल आएगा, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये रिलेशन निकल आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको तुमने दिमाग में भी रखना है, याद भी रखना है इसको। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमें समझाता है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तुम यहाँ से देख सकते हो, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ई टाउ डिवाइड बाई एम, इसीलिए दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो इस चीज़ को मतलब फिजिक्स के अंदर आगे अगर हम यूज़ करना चाहें तो बहुत सही तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको दिमाग में याद रखना है। ओके, तो आगे हमारे पास जो है टॉपिक दैट इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन आएगा। तो फिर से हमने इस तरह से कंडक्टर अज्यूम कर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है। एक इसके अंदर एक और नंबर अज्यूम किया है जिसको हम बोलते हैं एन, और इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के इक्वल। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट होएगा क्वेश्चन, ये ऊपर से तो उसने वैसे लिख दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये वही चीज़ लिख रखी है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम ए इंटू एल आ गया। तो वॉल्यूम की वैल्यू ए इंटू एल हमने लिख दी है, फिर वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, एन इंटू ए इंटू एल। तो ये मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आगे हैं, मतलब इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारे पास एन ए एल आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर कितना चार्ज है वो भी निकल आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, तो इतने पे कितना चार्ज होएगा, इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे उसने लिख रखा है, इसको हमने क्या किया है, ई से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लिया। अब एक बार चार्ज आ गया है तो चार्ज से करंट आ जाएगा, इसमें क्या मुश्किल है। तो चार्ज से करंट कैसे निकाल देना है हमने, चार्ज डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो चार्ज एन ए एल इंटू ई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज डिवाइड बाय टाइम, तो ये करंट आ जाएगा। और एल इन डिवाइड बाई टी क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई टी हमारे पास हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अभी हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मान लो लेंथ एल है ना, जैसे इसकी एल लेंथ है इस कंडक्टर की, और कोई इलेक्ट्रॉन इस लेंथ को टी टाइम में पास कर रहा है, तो एल डिवाइड बाई टी क्या होएगी, उसकी वेलोसिटी होएगी, एंड वो जिस वेलोसिटी से पास करेगा उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो दैट्स वाई दिस वैल्यू इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये आई का जो आंसर आ जाएगा अपने पास, ये इतना आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। तो ये फॉर्मूला याद भी रखना है, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बार। और ये जो पिछला टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी आता होता है, ये भी पेपर में पूछते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो दोनों दिमाग में इसको कैसे किया है वो अच्छी तरह से इसको सीख लेना है। ओके, आगे अगर हमारे पास करंट आ गया तो करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट डिवाइड बाय एरिया, तो इसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म बची है वो ये बच गई, एन ई वी डी, तो ये करंट डेंसिटी आ गई। आगे अपने पास है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तुमने पढ़ा ही है 10th में भी। तो ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ होता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बेसिकली ऐसे कहने चाहिए, सही तरीके से तो वैसे ऐसे कहना चाहिए कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। जो करंट होता है ना वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो चलो इस तरह से लिख देते हैं वैसे बुक्स के अंदर, तो दैट डज नॉट मैटर इतना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम R लिखेंगे, ये कांस्टेंट लगा रखा है R, दैट्स R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। I यहाँ पे करंट है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये V एंड I का अगर इसमें हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये इधर बना भी रखा है। तो क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट लाइक y इज इक्वल टू mx, तो वैसी इक्वेशन है ना ये। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर हम करंट का वोल्टेज के साथ ग्राफ बनाएंगे। और ये स्लोप होएगी, उसकी वैल्यू 1/r होएगी। यहाँ पे I का V के साथ ग्राफ बना रहे हैं इसलिए स्लोप 1/r आएगी।
अगर v का i के साथ बनाते हैं तो स्लोप फिर r आ जाती। तो इसके केस में स्लोप जो आएगी दैट इज इक्वल टू 1/r अगर i का v के साथ ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास ओम्स लॉ है ये दिखने में तो चलो इजी लगता है भी इजी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि ये क्या कह रहा है हमें। तो देखो इसको समझना जरूरी है कि ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा है। ओम्स लॉ हमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रखा है, आई करंट उस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी होएगा और मान लो उसका रेजिस्टेंस आर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा किसी भी दो पॉइंट्स के क्रॉस वो इक्वल टू होएगा आई इंटू आर के। मतलब ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में मदद करता है कि अगर आई करंट कंडक्टर में से फ्लो कर रखा है और रेजिस्टेंस कंडक्टर का आर है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये इस चीज़ को समझना है, इसको हम आगे क्वेश्चंस में चलो तुम्हें और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि ये क्या डिस्कशन हो रही है। तो इसको थोड़ा सा भी दिमाग में याद रख लो कि दिस इज़ द थिंग। ओके, तो ये अपने पास निकल आएगा, ये आगे उसने लिख रखा है ये, तभी इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बच्चों को समझाया था, इसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस वी हेयर इज रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो v1 माइनस v2 उसने लिख भी रखा है कि दो पॉइंट्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 है मतलब डिफरेंस है तो वो इक्वल टू होएगा जितना उन दो पॉइंट से वायर के उन दो पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा है आई मल्टीप्लाई बाय जितना उन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होएगा। तो दैट दिस इज द ओम्स लॉ, तो इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो ग्राफ्स हैं मटेरियल्स के लिए, एक मटेरियल को बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। नॉन ओमिक का मतलब है जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता। तो उसके लिए वी आई का ग्राफ कैसे बन जाएगा, जहाँ आई वी का बना लो, इसमें वी आई का बना रखा है, एक ही बात है कोई बात नहीं। तो वी आई का ग्राफ कैसे बन जाएगा, किसी भी तरह से बन जाएगा, कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा मतलब। तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मतलब वो मटेरियल नॉन ओमिक है। तो ये लिख भी रखा है इसने नॉन ओमिक। नॉन ओमिक के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, नॉट स्ट्रेट लाइन लिख रखा है यहाँ पे। आगे ओमिक मटेरियल है, ओमिक मटेरियल के लिए स्ट्रेट लाइन बनना है क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो फिर v इक्वल टू आई आर को फॉलो करेगा, इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफ क्या से बन जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आगे हमारे पास रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, ये भी तुमने 10th में देखा होगा कि वैसे रजिस्टिविटी हमारे पास होता है कि मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई मटेरियल रेजिस्टेंस शो करता है। जो रेजिस्टेंस होता है ना वो किसकी वजह से मटेरियल शो करता है, क्योंकि मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वजह से मटेरियल रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये लिख रखा है उसने डेफिनेशन में, लेकिन तुम उसको इस तरह से लिखोगे जैसे इसने इंग्लिश में लिख रखा है कि रजिस्टिविटी जहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक ही दोनों बातें एक ही होती हैं कि रजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर इफ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द वायर हैज यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट। इस तरह से इसको डिफाइन कर देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है ऊपर। तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस वायर का होता है ना वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स का मतलब है लेंथ हो गया, एरिया हो गया। तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों को हम अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें प्रोपोर्शनलिटी साइन वो हटाकर एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रजिस्टिविटी। एल लेंथ है वायर की, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रजिस्टिविटी को यहाँ से कितना निकाल लेंगे, ए एंड एल को इधर ले आओ तो आर ए डिवाइड बाय एल आ गया। अब रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रजिस्टिविटी डिफाइन करना होता है तो हम करते क्या है कि ये ए एंड एल को एक ले लो। तो वो इंग्लिश में जो पीछे लिख रखा था वो यही लिख रखा था कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब वायर की लेंथ 1 हो जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर मीटर हो जाए। उस समय जो भी वायर की रजिस्टिविटी होएगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो वो ही लिख रखा है, वो एक बार तुम देख लेना वहाँ से। अगला जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगला टॉपिक ये है। तो हमने अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना इस तरह से डेरिवेशन से, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है।
बोर्ड में पूछने का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पूछ लेते होते हैं बोर्ड में 4 नंबर में, जहाँ बस 4 नंबर में पूछा जाता होता है। तो आगे हमारे पास ये है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो ये अपने पास आ जाएगा कि करंट हम जानते हैं, हमने पढ़ा था अभी पीछे NEAVD के इक्वल होता है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, ये लिखा हुआ है E/m × टाउ, मैंने बोला था याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म ये आ जाएगी। एक आई की भी वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंस है सारे फॉर्मूले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने वैल्यू डाल दी, ये आ गया अपने पास। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ये भी हमने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि V किसके इक्वल होता है, -E.dr, मतलब E इंटू एल के, dr वहाँ पे लेंथ तो थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मतलब नहीं है इंटीग्रेशन से, हमारे पास दैट E इज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई वी आर डायरेक्टली राइटिंग के E इंटू एल हमारे पास V के इक्वल हो जाएगा, मतलब E इज इक्वल टू V/L। वो हमने E की वैल्यू यहाँ पे भर दी है, यहाँ पे V/L भर देंगे E की जगह पर, तो V/L आ जाएगा। ये पता नहीं उसने क्या लिख रखा है यहाँ पर, वैसे V की जगह E की जगह पे क्या आ जाएगा, V/L। फिर हमने करना क्या है कि यहाँ पर V रहने देना है, जैसे देखो यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो यहाँ पर V/L आएगा ना, तो यहाँ पर ऊपर V रहने देना है, बाकी सारी की सारी टर्म्स को इस साइड ले जाना है, और ये जो I है उसको राइट साइड ले आओ। तो यहाँ पर ऊपर V आ जाएगा और नीचे फिर I आ जाएगा जब ये इधर आएगा राइट साइड, और बाकी सारी की सारी टर्म क्या चल जाएंगी, लेफ्ट साइड। तो यहाँ तक हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि V जो I होता है उसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, V/I तो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हमने R डाल दिया, मतलब R की वैल्यू ये आ गई सारी। फिर हमें ये पता है कि ये वाली जो टर्म होएगी वो रेजिस्टिविटी होएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ये लिख रखा है ρL/A के, अभी हमने पीछे ऊपर देखा। तो R इज इक्वल टू ρL/A, तो उसके हम जब कंपैरिजन करेंगे, मतलब दोनों को चाहे तुम डिवाइड करके देख लो, तो तुम्हारे पास रो इतना निकल के आ जाएगा m/n/e² इंटू टाउ। तो ये याद भी रखना है, ये वाला जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि इसका क्या, फिर इससे आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है, तो इसको रिलेशन को दिमाग में रखना है। कंडक्टिविटी जो होता है वो इसी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो कंडक्टिविटी उल्टा होएगा तो फिर ये 1/ρ, मतलब ये सारी टर्म्स उल्टी हो जाएंगी, तो कंडक्टिविटी अपने पास ये निकल के आ जाएगा यहाँ तक। आगे हमारे पास ये टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, के रेजिस्टिविटी का के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर इसमें हमने क्या निकालना है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैसे बदलती है टेम्परेचर के कारण। तो तुमने दिमाग में रखना है जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उसके केस के अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। तो यहाँ ग्राफ में भी उसने बना रखा है, ये टेम्परेचर है नीचे बनाया हुआ, इधर रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टर के केस में, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसके केस में ये हो जाता है। यहाँ पर थीटा क्या है, टेम्परेचर है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था कि L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी लिखा था ना, तो वहीं से रिलेशन है, ये रेजिस्टेंस का भी वहीं से रिलेशन आ जाता है। तो अपने पास मतलब ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, टेम्परेचर तो यहाँ पे थीटा टेम्परेचर को डिनोट करता है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस ने भी बढ़ना है। तो बेसिक का रीजन क्या है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कंडक्टर की इंक्रीज होती है। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, तो एक्सप्लेनेशन में ये है, ये पूछ लेते होते हैं पेपर में, 2 नंबर में पूछ लेते होते हैं कि बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगी, जहाँ रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ेगी, तो ये पूछ लेते हैं। तो इसमें हमने ये लिख रखा है कि हमें अभी रिलेशन पढ़ा है पीछे कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो होएगा क्या कि जैसे ही हमने टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर देने से उनके एनर्जी बढ़ गई, उनके पास टेम्परेचर देने से हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो
दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा कोलाइड करने लग जाएंगे, एंड जो कंडक्टर के अंदर कुछ आयन्स हैं उनके साथ भी उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। यहाँ लिख भी रखा है पॉजिटिव आयन्स, उनके साथ भी इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ जाएगा। तो कोलिजन बढ़ने के कारण उनका जो मोशन होएगा उसमें प्रॉब्लम आएगी उनको मूव करने के कंडक्टर के अंदर। तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर मूव करने में प्रॉब्लम आएगी तो करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम हो गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब रजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसको करंट पास करने में मुश्किल आ रही है ना। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस free electron is collide more frequently with the vibration ion and hence the result average relaxation time decrease। तो जैसे ही हमारे पास उनका आयन्स का भी जो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में मुश्किल आएगी। सबका बढ़ जाएगा ना वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का भी बढ़ जाएगा, आयन्स का भी बढ़ जाएगा एनर्जी गेन करने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में मुश्किल आएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो क्योंकि वो तेज हो गई है कोलिजन तो इसलिए टाइम कम लगेगा वो कोलाइड करने में। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम लगेगा तो पीछे हमने रिलेशन लिखा है कि दैट रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये पूछ लेते होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया एक बार, बाकी तुम पढ़ लेना। ओके, आगे अपने पास क्या है, टेम्परेचर अलॉयज में क्या होता है। तो अलॉयज में इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछते होते, इसको तुम थोड़ा सा बस ऐसे ही समझ लो कि अलॉयज में क्या होएगा, ये जो रजिस्टिविटी है बढ़ती है वो, लेकिन टेम्परेचर के साथ, लेकिन इसके केस में ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसके केस में सिंपल स्ट्रेट लाइन बनता है। आगे जो पूछते होते हैं वो ये होता है कि सेमीकंडक्टर में बताओ कि सेमीकंडक्टर में रजिस्टिविटी का क्या होएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो इसके केस में रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी कि सेमीकंडक्टर में बैंड्स बने होते हैं। एक को बोलते हैं हम, जैसे यहाँ पर एक नीचे बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक ऊपर बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही सपोज यहाँ पर वैलेंस बैंड है नीचे और यहाँ पर हमने ऊपर कंडक्शन बैंड बना रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो अगर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कंडक्शन बैंड में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो रजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि करंट इंक्रीज होता है। इस तरीके से तुम इसको दिमाग में रख सकते हो। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बाकी तुम एक बार पढ़ लेना इसको, सारा वही है जो मैंने बताया है वही लिख रखा है इसके अंदर भी। तो आगे अपने पास रजिस्टेंस कम्बिनेशन है। तो पता ही है कि रजिस्टेंस दो टाइप के कम्बिनेशन होएगा, एक सीरीज एक पैरेलल। कैपेसिटर में भी हमने देखा था। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर के केस में सीरीज का मतलब क्या था, अगर सेम चार्ज सारे कैपेसिटर पे हो तो वो सीरीज में हो जाएंगे, और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर पे हो तो वो पैरेलल में हो जाएंगे। इसमें करंट आ जाएगा कि अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है सारे रेजिस्टेंस में से तो वो सीरीज में है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सारे रेजिस्टेंस में तो वो पैरेलल में है। तो जैसे सीरीज का यहाँ पे बना रखा है, देखो ये दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, इनमें से कोई I करंट पास हो रहा है तो I करंट इससे भी पास होएगा और इससे भी पास होएगा, क्योंकि करंट जब R1 से पास होएगा I करंट, तो आगे तो इधर कहीं ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो कोई वायर ही नहीं है, उसने सीधा ही जाना है। तो इसका मतलब है सेम करंट R1 एंड R2 से पास होएगा, तो इसलिए दोनों के क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो हमने मान लिया है कि अगर करंट मान लो हमें पता है रेजिस्टेंस में से जब भी पास होता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि ओम्स लॉ यही तो बताता है। तो इसलिए हमने उस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 लिख दिया है। और जब करंट इससे पास होएगा रेजिस्टेंस R2 से तो उससे भी पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, तो डेट सपोज इट इज इक्वल टू द V2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के क्रॉस है वो दोनों का ऐड हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फिर V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट I फ्लो कर रहा है इनटू टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया इन दोनों का R, तो I इंटू R। एंड V1 की जगह पे क्या लिख देंगे, V1 की जगह पे लिख देंगे I इंटू R1,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V2 जगह पे I इंटू R2 और I कॉमन निकल के कट जाएगा और R ये आ जाएगा अपने पास R1 प्लस R2। पैरेलल में क्या होएगा, यहाँ पे बना रखा है, पैरेलल में सपोज करंट यहाँ से आई है तो करंट डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट ऊपर चले जाएगी कुछ इधर चले जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि I जो करंट पीछे से आ रही थी टोटल करंट वो दोनों के ऐड के इक्वल है। फिर I की जगह पे हम जानते हैं ओम्स लॉ से V बाई आर लिख देंगे, तो I1 की जगह पे क्या लिख दिया V बाई R1, I2 की जगह पे V बाई R2। इसमें V सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है ना, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए सेम रहेगा, इसलिए V हर जगह V लिखा जाएगा और कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 पैरेलल के केस में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है, इसमें करंट तो सेम का समझ आ रहा है ना, जो सेम करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है तो इसका भी रीज़न होता है, ठीक है, वो आगे जाके हम देखते हैं, कोशिश करूंगा कि यहाँ से तुम्हें मैं समझा पाऊँ। तो आगे जो टॉपिक है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये इससे नाम से समझ आ रहा है कि हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम किसी भी सेल के रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ना है। तो जो सेल होता है, जैसे यहाँ पर ये सेल बना रखा है, तो जैसे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, इसी तरह सेल का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, बस उसी को हम सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको हमने जैसे इस फिगर के अंदर ये हमने सेल बना रखा है, इसका ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर वाले को हम छोटे से दिखाते हैं और हायर वाले को बड़े से। तो इसका जो खुद का रेजिस्टेंस होएगा इसके अंदर का, उसको हमने ये बाहर शो कर रखा है स्मॉल आर से। तो इसी स्मॉल आर को हम क्या बोलते हैं, सेल का क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा, इसकी यही मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल का रेजिस्टेंस, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं ऑफ दी सेल। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हमने फिगर बना रखी है, ईएमएफ का मतलब होता है जो बैटरी है, जैसे ये बैटरी है सेल कह लो, ये बैटरी का दोनों ही टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये जो बैटरी के दोनों ही टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व भी किया है समझाने के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट हमारे पास ए है, ये दोनों ही पॉइंट मतलब वायर के ऊपर है। हमने क्या किया, सपोज आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, तो अगर आई से करंट फ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पर अब एक लॉ लगाएंगे जिसको हम आगे जाके पढ़ना भी है। तो अभी तो चलो उसके बारे में नहीं बोलते, सिंपल समझेंगे अगर हम। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल वीपी है बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने वीबी लिख दिया। उसके बाद आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, और देखो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो जब आई करंट किसी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होएगा, ये हमने देखा है ओम्स लॉ में, पोटेंशियल डिफरेंस होएगा फिर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, आई इंटू आर, तो ये आई इंटू आर हमने लिख दिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर वीबी है, ये वाला जो पॉइंट है वीबी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई करंट अगर आर रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा, आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वो फिर माइनस होएगा क्योंकि वो ड्रॉप हुआ है ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, माइनस आई आर, वीबी माइनस आई आर। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम इस पॉइंट तक। उसके बाद हम ये लोअर पोटेंशियल वाले से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लोअर वाले से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो हम फिर क्या कर देंगे, फिर उसको प्लस ई लिख देंगे। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो ई है ना दोनों टर्मिनल का, तो फिर इसको प्लस ई लिख दिया। तो डेट इज इक्वल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल तो मान लिया हमने वी ए है, तो ये हमारे पास एक इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने क्या करना है, ये जो वी बी है इसको हम राइट साइड ले आएंगे, तो इसका का तो वी ए माइनस वी बी आ गया, बाकी टर्म लेफ्ट साइड रहेगी, और ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। फिर वी ए माइनस वी बी क्या है, ये तो दोनों किसी भी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया है, दिस ई इज कॉल्ड द ईएमएफ माइनस आई आर। मतलब ये कि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, वायर के ऊपर जो दो पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। यहाँ से यही शो हो रहा है ना कि ईएमएफ में से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, मतलब बैटरी से करंट बाहर निकल रहा हो, अगर बैटरी के अंदर करंट जा रहा होता जैसे चार्जिंग बैटरीज होती हैं, तो उसके केस में फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल का क्या आ जाना था, ज़्यादा आ जाना था। तो अपने पास इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा। अगर मान लो करंट फ्लो नहीं करे,
जिस केस के अंदर अगर मान लो करंट फ्लो नहीं करता, मतलब सर्किट ओपन होता, जैसे तुम्हें पता होगा कि क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। अगर क्लोज हो सर्किट, मान लो सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आई जब यहाँ पे 0 भर देंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई के ही इक्वल आ जाएगा। तो ई का मतलब तो ईएमएफ है। तो हम फिर एक लाइन लिखते होते हैं जो इसने ऊपर लिख भी रखी है, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ईएमएफ मान लो तुम्हें डिफाइन करने को आ जाए तो ईएमएफ किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सेल इन अ ओपन सर्किट। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होएगा ओपन सर्किट में, उसी को ईएमएफ बोलेंगे। तो वो हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट नहीं ना फ्लो करनी, तो उस केस के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होएगा दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा। आगे हमारे पास ये रिलेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, इसके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा। तो ये तो सारा तो वही से पहले लिख रखा है। वैसे तो हमने प्रूव कर ही दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है जो लिख रखा है बॉक्स के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर के इक्वल होता है। तो वो हमने तभी ये वाली जो जितनी लाइन्स थी ऊपर वाली इसने बिल्कुल ऐसी ही लिख रखी हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन आ जाएगा, यहाँ तक तो सेम प्रूव कर दिया वी ई माइनस आई आर। आगे ये इस वायर का इंटरनल ये रेजिस्टेंस निकालना चाहता है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देंगे। वैसे इसका आंसर यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, यही रिलेशन आ गया हमारे पास जो पीछे हमने निकाला है अभी। इसके बाद लेकिन हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर निकालना है, तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब तुम देखो कि इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रखा होगा। तो हम जानते हैं इस वायर में कितना करंट फ्लो होएगा। तो अगर मान लो इसमें अगर सपोज कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि वो आई करंट इस वायर से भी निकलेगा, इस रेजिस्टेंस से भी निकलेगा एंड इस रेजिस्टेंस से भी निकलेगा, क्योंकि और तो कहीं जा ही नहीं सकता वो। मतलब सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से निकल रहा है, इससे भी और इससे भी। इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि ये सेम करंट फ्लो हो रहा है इनमें से। दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में। और ये दोनों रेजिस्टेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगे हुए हैं, इस बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। तो मतलब ये है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ई। ये जो ई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये इस रेजिस्टेंस के अकेले के क्रॉस नहीं है, ना ही इस रेजिस्टेंस अकेले के क्रॉस है, ये दोनों के क्रॉस है, क्योंकि दोनों ही इसके साथ कनेक्टेड हो रखे हैं। तो मतलब ई पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है, स्मॉल आर प्लस आर रेजिस्टेंस के क्रॉस। हम प्लस ही बोलेंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो हमने क्या किया है, ओम्स लॉ से हमने करंट निकाल ली है कि ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो आई अगर वी बाय आर के इक्वल होता है तो रेजिस्टेंस कितना है, वो तो आर प्लस स्मॉल आर है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ई है। तो यही ओम्स लॉ बोलता है कि तुम जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर लिखने वाले हो उसको डिवाइड कर सकते हो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस, उस रेजिस्टेंस से जिसके क्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर का ये मतलब होता है। तो हमने यहाँ से करंट निकाल लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ई है, लेकिन ई पोटेंशियल डिफरेंस आर प्लस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के क्रॉस है। तो करंट आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। और हम ये भी जानते हैं, अभी हमने लिखा है कि ये वी इज इक्वल टू पीछे निकाला है रिलेशन ई माइनस आई आर। तो यहाँ से अब आई की वैल्यू ये भर देंगे, तो आई की वैल्यू जैसे ही ये भर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, वी तो ऐसे ही लेफ्ट साइड लिखते आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल होना है कैंसिल हो गया, और ये अपने पास रिलेशन आ गया कुछ इस तरह से। यहाँ से हमने स्मॉल आर निकालना है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको इधर ले लो, वी को नीचे ले आओ, तो यहाँ से स्मॉल आर निकालेंगे तो वो अपने पास इतना आ जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट ये बन के निकल आएगा। इसको देख लेना, तुमने सिंपल स्टेप्स कर रखे हैं, समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होएगी। तो ये रिलेशन निकल आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, और इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है क्योंकि पेपर में पूछ लेते होते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो किसी भी हमारे पास जो बैटरी है उसका, और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना सेल का, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। और इस वे में निकालना है जैसे हमने अभी देखा है। तो ये आ जाएगा यहाँ तक।